प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के जो विवेक सिंह की बुक है 450 क्वेश्चंस के बारे में। उसमें हमने नेशनल इनकम के रिगार्डिंग दो वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 34 तक, जिसमें कि हमारा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला है। हमने ये चैप्टर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे इस चैप्टर की। और तब जब इन्फ्लेशन चैप्टर एक्चुअल में आएगा, तब इसके बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बट अभी के तौर पे कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, वो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से सफिशिएंट होगा, जो हम अब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो पहला ही पेज है, इसको आप पहले रीड करते हैं। चलो, कहा क्या गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो, इन्फ्लेशन को मेजर करने के तीन तरीके हैं। पहला था डब्ल्यूपीआई, दूसरा है सीपीआई और तीसरा जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू। और हम देखते हैं, जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, तब हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज द बेस्ट। अब डब्ल्यूपीआई सीपीआई मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा, बट अगर क्वेश्चन आया है, एटलीस्ट हमको करना तो पड़ेगा यहाँ पर। तो कहा क्या गया, डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो इन्फ्लेशन मेजर करा जाता है, वो यहाँ पर होलसेल लेवल पे करा जाता है। मेजर द चेंज इन होलसेल प्राइस ऑन अ मंथली बेसिस। और ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स निकल रहा है वो मंथली बेसिस पर निकल रहा है। क्या कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन इधर जो मेजर हो रहा है, वो होलसेल लेवल पे होता है और मंथली बेसिस पे निकाला जा रहा है। वेयर एज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट का जो सामान लेते हैं, तो वो कंज्यूमर, हम वी आर कंज्यूमर, हम कंज्यूमर है ना, हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं। तो कंज्यूमर द चेंज ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ मंथली बेसिस। और ये गुड्स और सर्विस का ये मंथली प्राइसेस के बेस पर। नंबर ऑफ कॉमोडिटी, ये क्या है कि एक बास्केट ले लिया गया है, इसमें कई सारे फूड ग्रेन्स हैं, कई सारे फूड ग्रेन्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। लगभग 697 कॉमोडिटीज को हमने क्या करा, एक बास्केट में लिया है। और उसको लेने के बाद हमने इसमें उसके बिहाफ पर, जैसे 2011-12 है, मान लेते हैं, इसमें 2011-12 में एक छोटा सा हमने बास्केट बनाया। इस बास्केट के अंदर 697 कॉमोडिटीज है होलसेल लेवल पे। ये 2011-12 की बात कर रहा हूँ। और ये करंट के टाइम पे अब इसका इन्फ्लेशन कितना हुआ है, इतने कॉमोडिटीज का वो कितना, वो बताना है। अब एक बात ध्यान देना, जो डब्ल्यूपीआई मेजर कर रहे हैं ना, वो मात्र और मात्र 697 कॉमोडिटी के बिहाफ पर कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि 2011-12 में नहीं था, अब 2026 में है, ऐसा कोई प्रोडक्ट, तो वो अब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, हम आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बट इसमें क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है, नंबर ऑफ कॉमोडिटीज, ये दो तरीके से निकलेगा, एक सीपीआई ऑन रूरल बेस और निकलेगा सीपीआई और अर्बन बेस। गॉट इट। तो यहाँ पर जो रूरल बेस पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो रूरल बेस पे होगा, 448 है, और अर्बन बेसिस पे 460 है। नंबर ना भी ध्यान हो जाए, पर इतना समझ जाए, रूरल और अर्बन, अर्बन में ज्यादा है कंपेरेटिव टू रूरल के। और बात करूँ यहाँ पर होलसेल में, होलसेल में बे पूरे कम्युनिटीज का बास्केट ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड को नहीं करा जाता। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करा जाता, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को इंक्लूड करा जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो इन्फ्लेशन नापते हैं ना, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ना नाप के हम नापते हैं, सॉरी, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ना नाप के हम नापते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में जो वन ऑफ द मेजर जो जीडीपी का पोर्शन है, वो सर्विसेज सेक्टर का ही पार्ट है। अब बात करें इसमें वेटेज ऑफ फूड की, तो अप्रोक्स 22 to 26, मतलब 22% है जो इस बास्केट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ फूड की, तो फूड का परसेंटेज कितना है, तो फूड का जो परसेंटेज है
वो लगभग 22% है, 22 से 23% में कह सकता हूँ। ठीक है, आप अप्रॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं सर्विसेज यानी कि सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो इसमें अप्रॉक्स जो है वो 46% है। यानी कि वेटेज ऑफ फूड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंपेरेटिव ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू सीपी डब्ल्यूपीआई। सीपीआई में वेटेज ऑफ फूड ज्यादा है कंपेरेटिव टू डब्ल्यूपीआई। फिर आता है पब्लिश्ड। इसको पब्लिश्ड कौन करता है? डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन। डब्ल्यूपीआई को कौन पब्लिश करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन। वेयर एज अगर बात करता हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, तो इसको मेजर करता है नेशनल स्टैटिक ऑफिस। कौन भी? नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस इसको पब्लिश करता है। कौन लेके आता है? एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमारा वो हमारा एनओसी नाप रहा है। 2019 से पहले इसे कहा जाता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस 2019 से पहले इसको बोला जाता था। और ये दो चीज का डाटा देता था। एक एनएसएसओ लिया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और सीएसओ को जो दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारा एनएसओ बना। यानी कि एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करा तो हमारा सॉरी एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करा तो हमारा एनएसओ बना। अब यहाँ पर ये है कि मेजर एट होलसेल लेवल, इसको मेजर का होलसेल प्राइस इंडेक्स को जाहिर सी बात है होलसेल लेवल पे मेजर करेंगे, और इसको रिटेल लेवल पे मेजर करेंगे, यानी कि आप और मैं। टाइप ऑफ गुड्स, यहाँ पर देखो कितने टाइप के प्राइमरी प्राइमरी आर्टिकल जैसे सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिनरल्स हो गया। सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिनरल्स आर द प्राइमरी आर्टिकल, और ये इसका परसेंटेज 22 मैंने कहा था। बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो इसका फूड बेवरेज ये 46% है। एक चीज ध्यान देना कि जैसे पान हो गया, बिटल हो गया, लीव हो गया, टोबैको, इन सबका परसेंटेज बहुत कम है, 2% है। क्लोथिंग और फुटवियर 7% के लमसम कह सकते हो। हाउसिंग और 10% है। ठीक है, और फ्यूल एंड लाइट का जो है वो 7% के अप्रॉक्स है। और मिसलिनियस जो है वो 28% के अप्रॉक्स है। दो चीज ध्यान देना यहाँ पर इस डाटा से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, कि जो फूड का और फ्यूल का, फूड एफ फॉर फ्यूल, इसका डिक्रीज हुआ है कंपेरेटिव टू 2004 टू 2005 के कंपेरेटिव। जैसे अभी ये हमने 11-12 इसका लिया है, ठीक है, तो कंपेरेटिव कम हुआ है। किसका? एफ का, यानी कि फूड और फ्यूल का कम हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? बात करो आप इसमें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में, तो भैया इसमें प्राइमरी आर्टिकल जैसे सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, वो प्राइमरी आर्टिकल का पार्ट है। और फ्यूल्स एंड पावर, ये जैसे कोयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी इसका पार्ट बनेगा। मिनरल ऑयल इसका पार्ट बनेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। कितना? 64.2%। अगर मैं इसमें पूछूं, देखो जनरल में आपको एक सेंस निकल के आ जाना चाहिए कि इन तीनों गुड में होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बनेगा, आगे बताऊंगा मैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो सबसे हाईएस्ट कवरेज दे रहा है वो फूड का दे रहा है, लगभग की 46% के, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो फूड करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला है वो क्या है? फूड आर्टिकल है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय सैलरीज। देखो, एक होता है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि ईयर बाय ईयर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सैलरी भी उस इन्फ्लेशन के दायरे में बढ़नी चाहिए, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की बेसिस पे। अब आओ क्वेश्चंस पे। तो कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द सीपीआई रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड मिक्स्ड। रूरल, अर्बन और कंबाइंड इंडेक्स, इन तीनों में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। इन्फ्लेशन डाटा इज पब्लिश्ड बाय एनओसो। हाँ, 101%। अभी हमने सीखा कि इन्फ्लेशन डाटा कौन रिलीज करता है, इसमें एनओसो करता है। यहाँ पर लिखा है ना एनएसओ। फिर बेस ईयर 2011-12 है, बेस ईयर क्या है भाई? 11-12 है।
द रिलीज्ड फॉर ऑल इंडिया फॉर स्टेट एंड यूटी एंड सेपरेटली ऑन द मंथली बेसिस। अब ये स्टेटमेंट जैसे नहीं पढ़ी है तो हम कैसे करें? हमको पता है वन और टू गारंटेड श्योर है, तो भैया देखो वन और टू दिख रहा है, वन और टू तो कहीं नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन गारंटेड सही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड भी सही है। ऐसे आप कर सकते हो कि देखो जो सीपीआई है, इट इज रिलीज्ड फॉर द ऑल इंडिया एंड फॉर स्टेट्स एंड यूटी सेपरेटली ऑन मंथली बेसिस के। मंथली बेसिस हमको पता है, डायरेक्टली मंथली बेसिस है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिगार्डिंग, आपको बताना है कि कौन कौन से। इट कैप्चर्ड रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ मंथली चेंज इन द प्राइस एंड वेरियस कमोडिटी। इट कैप्चर्ड द रिफ्लेक्ट ऑफ इम्पैक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ मंथली चेंजेस पे कमोडिटी पे, दिखाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था ना हर मंथली पे डाटा पे रिलीज हो रहा है। इट डज नॉट कैप्चर रिफ्लेक्ट impact on monthly changes in consumption pattern of various commodity। और तीसरा देखो, अब ये स्टेटमेंट समझ में थोड़ा अगर नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, जो जो श्योरिटी उसको टिक कर दे अभी। इट कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ कंजप्शन पैटर्न ऑफ पीपल थ्रू देयर एक्सपेंडिचर ऑन देयर वेरियस आइटम। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने दो और तीन को छोड़ा है, बताता हूँ क्यों। फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो लिखा है इट कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ कंजप्शन, क्या इम्पैक्ट होने वाला कंजप्शन पे। डब्ल्यू सीपीआई कंजप्शन नेचर का ही बताता है रिटेल पे। तो भैया देयर एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस, मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ और वो कंजप्शन पे का इम्पैक्ट वो कौन बताएगा? सीपीआई ही बताएगा। तो एक और चार तो डेफिनेटली श्योर है, तो भैया दो और तीन तो कट गया। अब एक भी कट गया क्योंकि एक और चार डेफिनेटली श्योर था। अब बात करते हैं कि दो है कि नहीं। इट डज नॉट कैप्चर रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ मंथली चेंजेस कंजप्शन पैटर्न ऑफ वेरियस कमोडिटी, और इट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ईयरली चेंज। ये बताओ, अगर मैं दो स्टेटमेंट को छोड़ू, तीसरा स्टेटमेंट इट कैप्चर्ड रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ईयरली चेंज इन कंजप्शन पैटर्न ऑफ वेरियस कम्युनिटी। ये ईयरली चेंज के बारे में बता रहा है, जो भी कमोडिटीज में लिया गया है बास्केट में, क्या वो ईयरली चेंज हो रहा है? जो भी कमोडिटी लिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, तो कितने हमने देखा था? हमने देखा था इसमें 448 रूरल में था, 460। अब ये क्या ईयरली बाय ईयरली चेंज हो रहा है? नहीं, ये ईयरली चेंज नहीं होता। ये होता है आपका एक, जो हमने बेस ईयर के हिसाब से चेंज होता है। ये क्या कह रहा हूँ, बेस ईयर के हिसाब से चेंज होगा। तो इट कैप्चर्ड रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ईयरली चेंज इन द कंजप्शन ऑफ पैटर्न ऑफ वेरियस कमोडिटी। नो, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत। अगर तीसरा ऑप्शन गलत है तो डी कट गया, तो बचा क्या? बी। It does it does not capture reflect impact on monthly changes in the consumption pattern of various commodity। ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भैया ये डज नॉट कैप्चर रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ मंथली चेंजेस, मंथली चेंजेस में कोई भी कंजप्शन पैटर्न पे कमोडिटी क्या हो रहा है उसको नहीं दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। 26 का आ गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन। क्या कह रहा है, वो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन सर्विस। एक चीज मैंने कहा था आपसे, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें से सर्विसेज, जो सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता, तो डेफिनेटली अगर सर्विसेज इंक्लूड नहीं हो रहा तो उसका इन्फ्लेशन क्यों इंक्लूड होगा? तो ये स्टेटमेंट सही है। लिखा है डज नॉट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट नहीं करता क्या? इन्फ्लेशन को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो सीपीआई है रिप्रेजेंट क्या करता है? इन्फ्लेशन इन द गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, जो सीपीआई गुड्स और सर्विसेज को दोनों को मेजर करता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों लिखा था। तो वन एंड टू तो कंफर्म है। सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड, इंपोर्टेड गुड आल्सो। हमको पता है कंजप्शन नेचर का है, अगर बाहर से कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो देखो अगर मान लो कि इंडिया में 1 किलो चावल की कीमत है 100 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे,
बाहर से वो इम्पोर्ट हो रहा है 80 रुपए में। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है। और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद इसमें मान लो कुछ परसेंटेज इम्पोर्ट ड्यूटी, और उसको 100 रुपये कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा। तो अब बताओ कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स और नॉट। ये तो हमने राइस की बात कर दी। अगर कोई मशीन्स आया तो मशीन के केस में, अगर मानो कोई मशीन यहाँ पर 120 रुपए में मिल रही है, मतलब 1200 रुपये मिल रही है, और वहां पर बाहर से मशीन है 1000 रुपये में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे वही टैक्स लगा देगी, इम्पोर्टेड ड्यूटी लगा देगी। तो ये यहाँ पर क्या है, इस मार्केट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड गुड्स। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट करने जो भी गुड्स है उसमें वो इंक्लूड होगा। रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, थर्ड भी करेक्ट है, 1 2 3 तो दिख रहा है। द सीपीआई डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन कैपिटल इंटरमीडिएट गुड्स। सीपीआई, बात ध्यान देना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और इंटरमीडिएटरी गुड्स की इन्फ्लेशन को। क्या करूं, डब्ल्यूपीआई रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स के इन्फ्लेशन को, बट सीपीआई नहीं करता। हाँ, बात सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई इंडेक्स इंक्लूड प्राइस चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्री सेक्टर। एग्रीकल्चर है डब्ल्यूपीआई में, हाँ गारंटेड था। माइनिंग भी है, आपने देखा था। एग्रीकल्चर और माइनिंग ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इट इज व्हाट, इट इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी का पार्ट है। और इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर देखो, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज देना, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करना। तो यहाँ जो बात हो रही है वो वहाँ यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। तो ये पार्ट होगा डब्ल्यूपीआई का। अगर बात करें सर्विसेज के रिगार्डिंग, सर्विसेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं काउंट होगा, बट बात करें कि अगर प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर पार्ट होगा। तो 1 2 3 4, और 4 भी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर लिखा था क्या, फ्यूल एंड पावर में कोयल, इलेक्ट्रिसिटी और मिनरल ऑयल इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी डियरनेस अलाउंस इज लिंक्ड विद सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स। आप अगर ऐसा कोई टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है आप, तो नितिन सिंघानिया की बुक है, आप उस पर जाइए, अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। बट ऑलरेडी मैंने पूरा उसका क्रंच जो है वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो कह रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स, जाहिर सी बात है, इसको मैंने अभी करवाया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर पे। Question number 29. Consider the following statement regarding the current wholesale index WPI. Series the base year. बोला गया कि 2011 के हिसाब से the weight of the commodity, the weight of the commodity in WPI basket are fixed till the revision change in the base year. जब तक बेस ईयर चेंज नहीं होता तब तक वो बास्केट कमोडिटी वैसे की वैसे रहेगी। हाँ बिल्कुल सही है, यही तो पढ़ा हमने। तो वन तो गारंटेड है। द वेट ऑफ द कमोडिटी इन द डब्ल्यूपीआई आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट एक्सपोर्ट। एक चीज हम पर रट्टा मारने की बात है कि बात करता हूँ डब्ल्यूपीआई में, तो यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट नहीं होता, यहाँ पर होता है नेट इंपोर्ट होता है, कि बाहर से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर डब्ल्यूपीआई मेजर होता है। तब उसके बेस वो भी इंक्लूड होता है, बेसिस नहीं बोलूंगा, उसके बेसिस वो भी एज अ बेसिस के तौर पे इस्तेमाल होता है। So the weight of the commodity in the WPI also are determined based on the domestic production plus net of import. और चौथा है manufactured product have been highest weight in WPI। और हमने देखा सबसे ज्यादा कौन सा भैया, कौन सा है, मैन्युफैक्चर्ड है। मैन्युफैक्चर्ड हमने हाईएस्ट देखा 64.23% है डब्ल्यूपीआई में। तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई, हाँ ये बात सही है। तो 1 3 एंड 4 का दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी, सी नहीं, यहाँ पर बी बी बी, क्योंकि हमने, हाँ नहीं सी तो है, बी सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, तो सी ऑप्शन है।
क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, नेट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं था, ये नेट ऑफ इम्पोर्ट था, तो 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 30। अब ये सोचना एक मैथमेटिकल छोटी सी कैलकुलेशन है। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023 2022 से लेके 2023 तक इज 8% है। एक इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना है? 8% है। नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल ग्रोथ जो है वो कितना है भैया? वो 12% है। अब क्वेश्चन ने पूछ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा। जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा? तो जीडीपी के डिफ्लेटर कैसे निकलेगा? नॉमिनल ग्रोथ अपॉन में रियल ग्रोथ। नॉमिनल ग्रोथ कितनी देखो, 112 होगा, मान लो पहले 100 हुआ था, अब कितना हुआ? 112 हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें रियल ग्रोथ देखो, पहले अगर 100 हुआ था, पहले 100 रुपीज का होता, अब कितना हो गया? 108। यहाँ पर 108। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप यहाँ से डिवाइड करोगे, तो इंटू 100 करोगे, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1.37 के लमसम आएगी। आप डिवाइड करोगे तो पहले अगर 100 रुपीज का था, तो अब बाद में कितना हुआ? 103 हो गया, तो यानी कि कितना बढ़ा? चार 3 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ बढ़ा है, तो यानी कि लेस देन 4%। समझ में आएगी नहीं? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है, जो कि जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है हमारा। नॉमिनल जीडीपी 12% की दर से बढ़ता है और रियल जीडीपी 8% की दर से बढ़ता है। 8% बढ़ गया तो मतलब क्या? 8 नीचे 108 हो जाएगा ना, ऊपर के 112। अब इंटू 100 करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 103.7। और हमको पता है पहले 100 था, तो अब कितना होगा? 103। एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो और डेसिमल के बाद और कई सारे नंबर आएंगे, बट हम यहीं तक ठीक है कि हमारा 4% से कम है। अगला क्वेश्चन कहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कह रहा है, इनकम के बढ़ने या घटने पर डिमांड पे क्या असर पड़ता है, बताओ। इनकम के बढ़ने या घटने पर डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? It measure the responsive of the demand for a particular goods to change in the consumer income. It is a responsive. It measure the responsiveness of demand for a particular goods to change in the consumer to change in consumer income. इनकम के ये स्टेटमेंट आंसर ही दे रहा है कि भैया ये रिस्पॉन्सिवनेस है ऑफ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। किसी डिमांड किसी पर्टिकुलर गुड्स का इनकम जैसे जैसे कंज्यूमर का चेंज होगा, तो उस सबसे पर्टिकुलर गुड्स का भी वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होता रहेगा। किसी कई 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 टाइम होगा ज्यादा होगा, कई बार कम होगा। तो अब बात करें वन, तो वन तो ठीक है भाई हमारा। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू टेल इफ अ पर्टिकुलर गुड्स रिप्रेजेंट अ नेसेसिटी और लग्जरी। कोई गुड नेसेसरी है, लग्जरी है, क्या बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। अगर आपकी इनकम बढ़ी, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप इनकम बढ़ने पे लग्जीरियस गुड खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? हाँ बिल्कुल। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो बट नेसेसिटी गुड भी रिप्रेजेंट होगा उस इनकम से। मतलब जैसे से आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपका पहले अगर आपने रेडमी का मोबाइल लिया तो आप आईफोन की डिमांड करने लगोगे। यूजिंग द कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल, पॉसिबल लिखा है, एक बात ध्यान है, पॉसिबल है कि टू टेल इट इज अ पर्टिकुलर गुड रिप्रेजेंट द नेसेसिटी और लग्जरियस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेजर द डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी। कितना इकोनॉमी ओपन है कितना नहीं है किस पे डिपेंड करेगा? अब देखो, मैं जीडीपी मान लो यहाँ पर इंडिया में 100 करोड़, उस 100 करोड़ के ऊपर एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, अगर मुझे उसका परसेंटेज पता चल रहा है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट का परसेंटेज पता चल रहा है, तो मैं गारंटेड बता सकता हूँ कि भैया जीडीपी के प्रेजेंस में कि भैया मेरी इकोनॉमी कितनी ओपन है कितनी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द डिपेंड ऑफ एन इकोनॉमी एक्स ऑन अनदर इकोनॉमी वाई इज मेजर्ड एज।
इसको मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहूंगा। देखो, कहा क्या गया है, किसी एक इकोनॉमी है एक्स, उसकी डिपेंडेंसी ऑन अनदर इकोनॉमी वाई कितना है, कि डिपेंडेंसी उस वाई पे कितनी है कैसे पता चलेगा। आप इस बात को समझो, एक कंपनी, एक नेशन है एक्स, विजिबल आपको अच्छे से यहाँ पर हो रहा होगा। एक नेशन है एक्स, और यहाँ पर इसका ट्रेड ए से भी है, इसका ट्रेड बी से भी है, इसका ट्रेड सी से भी है, इसका ट्रेड डी से भी है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पहले मैं इंपोर्ट लिखता हूँ फिर एक्सपोर्ट लिखता हूँ। बात ध्यान देना कि यहाँ पर 100 रुपीज का अब इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ 50 का, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया 150। ठीक है। एक्स कंट्री का जो बी कंट्री से अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मान लो 50 रुपीज का इंपोर्ट होता है और 70 रुपीज का आउटपुट मतलब एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर 150 और 200 की बात करो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आएगा बेटा। और यहाँ पर 400 रुपीज का मान लेता हूँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ डी कंट्री, एक्स कंट्री से 400 का मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और 500 का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अब बात समझना, यहाँ पर अगर मैं बी कंट्री की बात करूँ, तो बी कंट्री टोटल 50 और 70 कितना हुआ, 120 करोड़ के लमसम मान लेता हूँ, या रुपीज में जैसे भी कह लो आप। सी कंट्री की बात करूँ तो ये 350 हो जाएगा, और एक्स कंट्री की बात करूँ तो ये हो जाएगा 900। 400 रुपये का उसने इंपोर्ट करा और 500 रुपये का एक्सपोर्ट करा। अब डिपेंडेंसी कैसे पता चलेगी इसकी, अगर आप टोटल अगर इकोनॉमी यानी इस एक्स इकोनॉमी का देखोगे, कितना उसने एक्सपोर्ट करा कितना इंपोर्ट करा, टोटल अगर देखोगे तो टोटल यहाँ पर आएगा 1520। इन सबको प्लस करोगे, यानी कि 1520 में अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स पे डिपेंडेंसी है कि नहीं। इसका मतलब बायलेटरल ट्रेड ऑफ एक्स एंड वाई। अब बताओ, 900 इस कंट्री एक्स का, ओ सॉरी मेरे को यहाँ पर वाई लिखना था गलती से, यहाँ पर मेरे को वाई लिखना है बेटा, वाई। हाँ, तो 900 टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है वाई कंट्री, एक्स और वाई बायलेटरल ट्रेड कर रहे हैं। अपोन में जो टोटल एक्स कर रहा है, टोटल एक्स कितना है भैया, टोटल एक्स यानी कि बात करता हूं मैं 1520। तो अब कैसे निकला 900, बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अपोन में टू किसके साथ, एक्स इज टोटल ट्रेड, एक्स का जो टोटल ट्रेड आया उसके साथ। तब हम निकाल सकते हैं क्या, कि उस एक्स कंट्री की डिपेंडेंसी कितनी है वाई में। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक्स एक कंट्री है, नेशन है, ए बी सी और वाई। एक्स ए के साथ 150, बी के साथ 120 और सी के साथ 350 और वाई के साथ 900। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिपेंडेंसी ऑफ एक्स विद वाई क्या होगा। तो देखो 900 का टोटल बायलेटरल ट्रेड हुआ, 900 का टोटल बायलेटरल ट्रेड हुआ एक्स और वाई के बीच में। और बात करते हैं एक्स कंट्री के जो टोटल ट्रेड कितना, 1520। इन दोनों की हेल्प से ही आप बता सकते हो कि डिपेंडेंसी कितनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। और बाकी टर्मिनेट करना और आसान है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इस चीज को। अब एक और क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग export of goods and services as represented as percentage of GDP has steadily decreased in the last decade। अब आपको कई बार डाटा पता है नहीं पता है, तो थोड़ा रिलाई छोड़ो। क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के परसेंटेज में जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड में। बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है भैया। हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट हमारी जीडीपी बढ़ रही है पहले के कंपेरेटिव, एक इकोनॉमी जीडीपी बढ़ रही है।
तो पहला अगर कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचे 2 और 4 में से। सर्विस ट्रेड बैलेंस द कंसिस्टेंट, सर्विस ट्रेड बैलेंस कर रहा है कंसिस्टेंट, बीन पॉजिटिव इन द लास्ट 10 ईयर। इंडिया में जो एनएफआईए का जो पॉजिटिव निकलता है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पॉजिटिव इसीलिए निकलता है क्योंकि इंडिया एक सर्विसेज सेक्टर है। मेजर पार्ट जो जीडीपी का निकलता है, पार्ट जो आता है, वो सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है। तो ये स्टेटमेंट तो 101% सही है, तो ऑप्शन 4 आपको सही लग गया, तो ऑप्शन सी। अब सेकंड क्यों नहीं है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैड स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट, भैया हर बार लास्ट 10 साल में बढ़ा है। भाई कोविड के टाइम पे घट गया था ना, फिर बाद में ऐसा हुआ था कि बढ़ रहा था, फिर घट गया, फिर ऐसे दोबारा चला गया। तो मैं कह रहा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैड द हाईएस्ट शेयर इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट? इंडिया हाईएस्ट कमोडिटी कौन सा एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे इंडिया में? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एक होता है क्रूड ऑयल और एक होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा करंट अफेयर में अगर आप रहे होंगे तो आप ये चीज कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।